के लास्ट क्लास में हमने आरडीटी का ये वाला आउटलाइन हम स्टडी कर रहे थे। तो हमने एक एग्जांपल स्टडी किया कि जैसे आजकल इंसुलिन का रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो हर रोज़ जो है वो इंसुलिन काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है। तो हमारे पास कोई ऐसा टेक्निक होना चाहिए, कोई ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो कंटिन्यूसली काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इंसुलिन को प्रोड्यूस करता रहे। और इसके लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को जो है वो यूज़ करते हैं। तो हमने जैसे स्टडी किया कि ह्यूमन का इंसुलिन का जीन आइसोलेट किया जाता है और ह्यूमन के इस इंसुलिन के जीन को जो है वो होस्ट सेल, तो हम यहाँ पे इंसुलिन बनाने के लिए जो होस्ट सेल यूज़ करते हैं वो ई कोलाई का है। तो हम इंसुलिन के जीन को होस्ट सेल मतलब ई कोलाई में डाल देते हैं और इंसुलिन का जीन ई कोलाई के अंदर मल्टीप्लाई भी होता है और वो इंसुलिन को भी फॉर्म करता है और हम फिर ई कोलाई से इंसुलिन को बाहर निकालते हैं। तो जो ई कोलाई है वो 20 मिनट्स में दो ई कोलाई में डिवाइड हो जाता है। तो मतलब उसका जो मल्टीप्लिकेशन का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो इंसुलिन का जीन हर ई कोलाई के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और जैसे जैसे ई कोलाई का नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो है वो इंसुलिन जीन का नंबर भी मल्टीप्लाई होता चला जाता है और वैसे वैसे इंसुलिन की क्वांटिटी हम जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में इंसुलिन को प्रोड्यूस करा पाते हैं। और हमने ये भी लास्ट क्लास में एक पॉइंट को समझा कि अगर हम मान लो ये ई कोलाई है या मान लो ये होस्ट सेल है और ये होस्ट सेल है, मान लो ई कोलाई है और ई कोलाई का ये उसका न्यूक्लियोइड का डीएनए है और ये ई कोलाई के अंदर प्लाज्मिड है। तो ई कोलाई में जो है वो 3 से 4 टाइप ऑफ प्लाज्मिड होते हैं जिनका नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर हम इंसुलिन के जीन को ई कोलाई में डालेंगे, डायरेक्टली डालेंगे, तो इंसुलिन का जीन कुछ टाइम के बाद डिग्रेड कर जाएगा, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये कोई आरएनए या प्रोटीन को फॉर्म नहीं कर पाएगा। हमें इस इंसुलिन के जीन को ई कोलाई में किसी ऐसे डीएनए का पार्ट बनाना पड़ेगा जो डीएनए अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, जो डीएनए आरएनए या प्रोटीन को फॉर्म कर सकता है। तो हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं कि या तो हम इंसुलिन के जीन को न्यूक्लियोइड के डीएनए के साथ टैग करें या फिर हम इंसुलिन के जीन को जो है वो प्लाज्मिड के डीएनए में इनकॉर्पोरेट करें। तो लेकिन जो न्यूक्लियोइड का डीएनए है वो तभी रेप्लिकेट होता है जब ई कोलाई डिवाइड होता है एंड ई कोलाई तो 20 मिनट के बाद डिवाइड होगा ना। तो जो मेन न्यूक्लियोइड का डीएनए है वो 20 मिनट्स के बाद जो है वो रेप्लिकेट होगा। तो अगर हम इंसुलिन के जीन को न्यूक्लियोइड के डीएनए से इनकॉर्पोरेट करेंगे तो 20 मिनट्स के बाद हमें जो है वो 2 कॉपीज मिलेंगी। पर अगर हम इंसुलिन के जीन को प्लाज्मिड के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे तो प्लाज्मिड जो है वो उसका रेप्लिकेशन न्यूक्लियोइड के डीएनए के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है। मतलब ये 20 मिनट्स के अंदर जो प्लाज्मिड का डीएनए है वो काफ़ी बार मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर हम इंसुलिन के जीन को प्लाज्मिड के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे तो 20 मिनट्स के अंदर अंदर प्लाज्मिड काफ़ी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने जो जीन प्लाज्मिड में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है वो भी काफ़ी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 20 मिनट के बाद ई कोलाई मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आगे फर्दर वो डिवाइड होता चला जाएगा। तो हर ई कोलाई में जो प्लाज्मिड्स हैं वो मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हैं। उन प्लाज्मिड्स में जो इनकॉर्पोरेटेड इंसुलिन जीन है वो भी मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। सो इसीलिए हम जो है वो बैक्टीरिया में या ई कोलाई में जो वेक्टर ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो वेक्टर कौन सा है? प्लाज्मिड है जिसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन हम पूरा स्टडी करेंगे कि अलग अलग तरह के वेक्टर्स यूज़ होते हैं अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस के टाइम पे, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए।
तो कई बार हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं एज वेक्टर, कई बार वायरस यूज़ होता है एज वेक्टर, कई बार जो है वो फाजमिड्स यूज़ होते हैं, कॉस्मिड्स यूज़ होते हैं, जंपिंग जीन्स यूज़ होती हैं। तो बड़े अलग अलग तरह के वेक्टर्स हैं जिनको आप स्टडी करोगे, लेकिन मोस्ट कॉमन वेक्टर जो है वो कौन सा है? प्लाज्मिड है। और हम जो टेक्निक पूरा मेथड स्टडी करेंगे वो हम किस वेक्टर को लेकर स्टडी करेंगे? प्लाज्मिड वेक्टर को लेकर स्टडी करेंगे। तो हमने ये स्टडी किया लास्ट क्लास में। उसी तरह से जिस तरह से वेक्टर बहुत तरह का होता है, उसी तरह से होस्ट सेल जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। मतलब अगर हमें इंसुलिन बनानी है या हमें इंटरफेरॉन वगैरह बनाना है तो हम ई कोलाई को एज होस्ट सेल यूज़ करते हैं। कई बार हम जो है वो ह्यूमन सेल को एज होस्ट सेल यूज़ करते हैं, कई बार हम प्लांट सेल्स को एज होस्ट सेल यूज़ करते हैं, कई बार हम फंगल सेल ईस्ट को एज होस्ट सेल यूज़ करते हैं। तो कौन सी एप्लीकेशन में किस चीज़ को बनाने के लिए हम कौन सा होस्ट सेल यूज़ करते हैं, ये आप मेथड में बाद में एप्लीकेशंस वाले पार्ट में आप स्टडी करोगे। तो यहाँ पे जो कॉमन होस्ट सेल, यहाँ पे जो होस्ट सेल यूज़ हो रहा है वो क्या है? ई कोलाई। जो वेक्टर यूज़ हो रहा है वो कौन सा है? प्लाज्मिड है। एंड पैसेंजर डीएनए जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इस एग्जाम्पल में, वो पैसेंजर डीएनए क्या है? इंसुलिन का जीन है। व्हाट इज पैसेंजर जीन? वो जीन जिससे आपको मल्टीप्लाई कराना है और फिर उसके प्रोडक्ट को जो है वो ऑब्टेन करना है। मतलब इंसुलिन के जीन को आपको मल्टीप्लाई भी कराना है और उससे इंसुलिन को भी लेना है। सो जीन विच इज टू बी क्लोन्ड एंड हुज प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड इज नोन एज पैसेंजर जीन। हम दोनों वेक्टर को एंड पैसेंजर डीएनए को सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करेंगे। अगर हमें इको R1 यूज करना है तो हम दोनों को कट करने के लिए इको R1 ही यूज करेंगे। उसका रीजन है कि ताकि दोनों में, मतलब वेक्टर डीएनए में और पैसेंजर डीएनए में जो जुड़ने वाले एंड्स हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हों। अब ऐसे कैसे पॉसिबल है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएं? तो ये मेथड में आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो क्योंकि हम जो प्लाज्मिड यूज करेंगे वो हम थोड़ा मॉडिफाई करके ही यूज करते हैं। जब हम पैसेंजर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो भी हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। क्या मॉडिफिकेशन है यू विल स्टडी लेटर ऑन। तो क्या रीजन है वाई वेक्टर एंड पैसेंजर जीन इज कट बाय सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ताकि उनके जॉइनिंग एंड्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रहें, ताकि वो आसानी से जुड़ पाएं। अब दोनों को लाइगेज एंजाइम से जो है वो जोड़ दिया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप होस्ट सेल में डाल दोगे, होस्ट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, होस्ट सेल भी मल्टीप्लाई होता रहेगा। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया। एंड अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर जो इंसुलिन का जीन है, जो पैसेंजर जीन है, वो अपना आरएनए बनाती हुई प्रोटीन बनाएगी। उस प्रोटीन को आप ई कोलाई से बाहर निकालोगे। दिस प्रोटीन इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। आरडीटी का, ज़्यादातर आरडीटी में जो अल्टीमेट एम होता है प्रोसेस का, वो अल्टीमेट एम है टू ऑब्टेन डिजायरेबल प्रोटीन। अल्टीमेट एम क्या होता है? टू ऑब्टेन डिजायरेबल प्रोटीन। क्योंकि आप जिस भी जीन को अंदर इंसर्ट कर रहे हो ना, वो जीन अंदर जाके प्रोटीन बनाएगी और वही प्रोटीन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर आरडीटी का जो अल्टीमेट एम होता है वो क्या होता है? टू ऑब्टेन डिजायरेबल प्रोटीन। ठीक है, सो ये एक आउटलाइन है और इसी को हम पूरा डिटेल में हर एक स्टेप को जो है वो स्टडी करेंगे। आप एक बार ज़रा आरडीटी को ध्यान से देख लो, आउटलाइन को। आपको क्या लगता है कि अगर जब हमें आरडीटी परफॉर्म करना होगा तो हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या क्या चाहिए? तो एक तो आपको पैसेंजर जीन चाहिए और पैसेंजर जीन आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। आपको जो भी बनाना है उसको बनाने वाली जीन आपको चाहिए। सो आपको एक पैसेंजर जीन का रिक्वायरमेंट होता है। नंबर 2, आपको वेक्टर चाहिए। ये वेक्टर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। इट वेक्टर में बी प्लाज्मिड, फाजमिड, कॉस्मिड, वायरस, बैक्टीरिया, जंपिंग जीन,
एक्सेट्रा। थर्ड, आपको एंजाइम चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम चाहिए, आपको लाइगेज एंजाइम चाहिए, मतलब एंजाइम चाहिए आपको। एंड लास्ट में आपको होस्ट सेल चाहिए। होस्ट सेल भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इट में बी बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ह्यूमन सेल। तो आरडीटी की 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको हम आरडीटी के टूल्स बोलते हैं। सो पहला टूल होगा एंजाइम्स, सेकंड टूल होगा वेक्टर, थर्ड टूल है पैसेंजर जीन एंड फोर्थ टूल है होस्ट सेल। So how many tools? What are requirements of RDT? Number 1, enzymes. Number 2, vector. Number 3, passenger. Number 4, host cell. Enzymes, vector, passenger gene and host cell. कौन कौन सा एंजाइम चाहिए? पहले एंजाइम, कौन कौन सा एंजाइम चाहिए आपको? नंबर 1, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए, मतलब कटिंग एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम। लाइगेज चाहिए, मतलब जॉइनिंग एंजाइम चाहिए आपको। ठीक है, आपको बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को बाहर निकालना है, तो आप बैक्टीरिया को लाइसोजाइम से ट्रीट करोगे। सो आपको लाइसोजाइम एंजाइम का रिक्वायरमेंट होगा टू आइसोलेट प्लाज्मिड फ्रॉम बैक्टीरिया। ठीक है, अब जरा इस पर आ जाओ। आपने जो है वो पैसेंजर डीएनए लीनियर था ना, आपने इस लीनियर को इस तरीके से कट किया कि इसके ये वाले दोनों एंड आपस में ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये तो सर्कल बन जाएगा। ठीक है, और ये भी जो है वापस सर्कल बन जाएगा, टेम्परेरी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगी और दोबारा सर्कल बन जाएगा। तो ये जो जॉइनिंग एंड्स हैं, ये वाले जो जॉइनिंग एंड्स हैं, ये वाले एंड्स, ये आपस में जो है वो आपस में जॉइन ना हो जाए, इस जॉइनिंग को, सेल्फ लाइगेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है, इट इज एल्केलाइन फॉस्फेटेज। एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करेगा ताकि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन ना हो। सो टू मतलब ये इसका और इसका जॉइनिंग को हम बोलते हैं सेल्फ लाइगेशन। इस सेल्फ लाइगेशन को प्रिवेंट करने के लिए और इस सेल्फ लाइगेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन से एंजाइम को यूज करते हैं? एल्केलाइन फॉस्फेटेज। एल्केलाइन फॉस्फेटेज जो है वो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करेगा एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेगा ताकि वो दोबारा सर्कल ना बन जाए। सो दिस इज अनदर एंजाइम जो यूज किया जाता है। एक और एंजाइम पर आते हैं। हमें अगर इंसुलिन को बनाना है तो हम ऐसा नहीं करते कि मैन में से जो है इंसुलिन का जीन बाहर निकाल लो, क्योंकि वो इंसुलिन का जीन जो है वो नॉर्मल है कि नहीं है, और हमारे जीन्स जो हैं वो तो स्प्लिट जीन्स होते हैं ना, इनमें तो इंटरॉन्स होता है, तो हम अपनी जीन को डायरेक्टली यूज कर ही नहीं सकते, तो हमें जीन्स को सिंथेटिकली बनाना पड़ता है। तो पैसेंजर जीन्स को बनाने के लिए हमें सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स का रिक्वायरमेंट होता है। सो अदर टाइप ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड इज सिंथेसाइजिंग एंजाइम। हम पढ़ेंगे, आपको आगे समझ में आएगा। सो कौन कौन सा एंजाइम? सबसे पहला तो लाइसोजाइम चाहिए आपको। लाइसोजाइम, क्लीविंग एंजाइम, जॉइनिंग एंजाइम, then alkaline phosphatase to prevent self-ligation of joining ends of vector DNA, to prevent self-ligation of joining ends of passenger DNA, and one enzyme is synthesizing enzyme for making passenger gene. एंड एक और एंजाइम का रिक्वायरमेंट होता है टर्मिनल ट्रांसफरेज। क्या रिक्वायरमेंट है हम आगे स्टडी करेंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है, पर इतना पार्ट हम नोट कर लेते हैं। सो आउटलाइन में लिखो आप, आउटलाइन वाले पार्ट में पहला पॉइंट, जीन विच इज टू बी क्लोन्ड, जीन विच इज टू बी क्लोन्ड and whose product is required and whose product
is required is passenger gene which is to be cloned and whose product is required is passenger gene, comma, also known as foreign DNA, also known as foreign DNA or alien DNA, also known as foreign DNA or alien DNA, foreign DNA or alien DNA. आगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, पैसेंजर जीन is according to requirement, passenger gene is according to requirement, is according to requirement, and mostly synthetic passenger genes are used. Synthetic मतलब जो बनाई जाती हैं, and mostly synthetic passenger genes are used, mostly synthetic passenger genes are used, synthetic passenger genes are used. नेक्स्ट लाइन में लिखो, पैसेंजर जीन is transferred to host cell, passenger gene is transferred to host cell by using vector, Next line, there are different types of vectors, there are different types of vectors, but most common vector used is plasmid. Most common vector used is plasmid. Most common vector used is plasmid. Next line में, both vector DNA and passenger DNA, both vector DNA and passenger DNA are cut by same restriction endonuclease, underline same restriction endonuclease, Next line में लिखो, same restriction enzyme is used, same restriction enzyme is used to cut both vector and passenger DNA, to cut both vector and passenger DNA, so that their joining ends become complementary to each other, so that their joining ends becomes complementary to each other. Their joining ends becomes complementary to each other.
नेक्स्ट लाइन में लिखो, बोथ vector and passenger DNA are joined with each other. Both vector and passenger DNA are joined with each other by ligase, joined with each other by ligase to form recombinant DNA. By ligase to form recombinant DNA, to form recombinant DNA. नेक्स्ट लाइन में, recombinant DNA is transferred, recombinant DNA is transferred to host cell, to host cell नेक्स्ट लाइन में, host cell may be, host cell may be bacterial, host cell may be bacterial, fungal, bacterial, fungal, plant, plant, animal, animal और human cell, और ह्यूमन सेल। पूरी लाइन को अंडरलाइन करो, होस्ट सेल बैक्टीरियल, फंगल, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल, और ह्यूमन सेल। नेक्स्ट लाइन में, विद इन होस्ट सेल, विद इन होस्ट सेल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मल्टीप्लाई, विद इन होस्ट सेल recombinant DNA multiply, ब्रैकेट में लिखो जीन क्लोनिंग, ब्रैकेट में आ जाएगा जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग। आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में, विद इन होस्ट सेल, विद इन होस्ट सेल कॉमा passenger gene express itself, passenger gene express itself and forms protein, and forms protein, ब्रैकेट में recombinant protein, circle recombinant protein, recombinant protein, recombinant protein। Next line, a recombinant protein is isolated from host cell. A recombinant protein is isolated from host cell, isolated from host cell। आगे दो लाइन छोड़ के लिखो, यूजुअली, यूजुअली अल्टीमेट एम, यूजुअली अल्टीमेट एम ऑफ RDT, usually ultimate aim of RDT is to obtain, is to obtain desirable protein, is to obtain desirable protein। आप पूरी लाइन को सर्कल करो, ultimate aim of RDT is to obtain desirable protein, to obtain desirable protein। आगे एक लाइन छोड़ो, उसके बाद लिखो, RDT is not possible, RDT is not possible, not possible without a restriction endonuclease, without a restriction endonuclease and ligase,
not possible without restriction endonuclease and ligase। आप इस लाइन को भी सर्कल करो। ठीक है, 2 लाइन छोड़ो और उसके बाद हेडिंग लिखो, टूल्स ऑफ आरडीटी। हेडिंग आ जाएगा टूल्स ऑफ आरडीटी। नंबर 1 एंजाइम्स, सेकंड वेक्टर, नंबर 3 पैसेंजर डीएनए, नंबर 4 host cell। Tools of RDT, there are 4 tools, there are 4 requirements of RDT: enzymes, vector, passenger DNA and host cell। enzymes, vector, passenger DNA and host cell। एक एक करके हम टूल को स्टडी करेंगे। तो पहले टूल पे आते हैं। सो पहला हेडिंग लिखो, अगला हेडिंग लिखो फर्स्ट टूल, enzymes। फर्स्ट टूल enzymes। तो एंजाइम्स में नंबर 1 लाइसोजाइम, नंबर 2 restriction endonuclease, number 3 joining enzyme, ligase, alkaline phosphatase, terminal transferase, and synthesizing enzymes। हम इन एंजाइम्स को एक एक करके स्टडी करेंगे। लाइसोजाइम, restriction endonuclease, joining enzyme ligase, alkaline phosphatase, terminal transferase and synthesizing enzymes। Lysozyme, restriction endonuclease, joining enzyme ligase, alkaline phosphatase, terminal transferase, synthesizing enzymes। So first tool enzymes, and these 6 enzymes are required for RDT। ठीक है, सो सबसे पहला लिखो, नंबर 1 लाइसोजाइम। पहला लिखो लाइसोजाइम, सर्कल करो लाइसोजाइम को। लाइसोजाइम के आगे लिखो बैक्टीरिया आर ट्रीटेड विद लाइसोजाइम। बैक्टीरिया are treated with lysozyme to isolate plasmids from them। अब आप 2 लाइन छोड़ो, सेकेंड एंजाइम पर
ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इसको हम डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो आप सेकेंड एंजाइम हेडिंग की फॉर्म में लिखो, सेंटर में हेडिंग लिखो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेकेंड एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये मेन एंजाइम है आरडीटी का। ठीक है, अब एक बार एंजाइम के पॉइंट्स को लेते हैं। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये एंजाइम डीएनए के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और सीक्वेंस को एक डेफिनेट पॉइंट पर कट करता है या एक डेफिनेट प्लेस पर कट करता है। ये एंजाइम जिस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, that sequence is known as palindrome sequence. That sequence is known as palindrome sequence. Palindrome sequence. Palindrome sequence का मतलब है कि ये सीक्वेंस जो है दोनों स्ट्रैंड्स पर सीक्वेंस सेम होता है, GAATTC, GAATTC। पैलिंड्रोम सीक्वेंस का मतलब कि बोथ स्ट्रैंड्स, सीक्वेंस इज सेम ऑन बोथ स्ट्रैंड्स बट इन ओपोजिट डायरेक्शन। मतलब इस डायरेक्शन का सीक्वेंस एंड ओपोजिट डायरेक्शन में सीक्वेंस जो है वो सेम है। सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है ये जिस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं उन सीक्वेंसेस को पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस बोला जाता है। पैलिंड्रोम सीक्वेंस में दोनों स्ट्रैंड का सीक्वेंस ओपोजिट डायरेक्शन में सेम होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कैटेगरी में आते हैं। हम यहाँ पे टाइप 2 कैटेगरी पढ़ रहे हैं। टाइप 2 कैटेगरी जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करता है क्योंकि ये पैलिंड्रोम को रिकॉग्नाइज करता है। देखो जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस है वो तभी पॉसिबल है ना अगर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। मतलब ये पैलिंड्रोम तो तभी बनेगा ना जब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। एंड एंजाइम रिकॉग्नाइज ही किसको कर रहा है? पैलिंड्रोम को कर रहा है। इसका मतलब कि वो कौन से डीएनए को कट करेगा? टाइप 2 वाला जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम सिर्फ बैक्टीरिया में फॉर्म होते हैं और ये बैक्टीरिया के सेल्फ डिफेंस के लिए बैक्टीरिया में बनते हैं। बैक्टीरिया को जब बैक्टीरियोफाज अटैक करता है, आपको लाइटिक साइकिल याद होगा कि जब बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफाज अटैक करता है तो बैक्टीरियोफाज का प्रोटीन कवर बैक्टीरिया के बाहर रहता है। बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए है वो बैक्टीरिया में एंटर हो जाता है एंड बैक्टीरियोफाज का डीएनए अंदर आकर ऐसा एंजाइम बनाता है, न्यूक्लियस एंजाइम, जो कि बैक्टीरिया के डीएनए को कट कर देता है। तो बैक्टीरिया का डीएनए खत्म हो जाता है। फाज का डीएनए अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और नए वायरसेस बन जाते हैं और फिर बैक्टीरिया जो है उसका सेल वॉल रप्चर होती है एंड वायरसेस रिलीज हो जाते हैं। हमने लाइटिक साइकिल में आपने इस पार्ट को स्टडी किया हुआ है कि ये बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया का जो है वो डीएनए, न्यूक्लियोइड वाला डीएनए, जब बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया को अटैक करता है, ये बैक्टीरियोफाज का डीएनए है, तो बैक्टीरियोफाज का प्रोटीन कवर बाहर रहता है एंड फाज का डीएनए बैक्टीरिया में एंटर कर जाता है। अब ये फाज डीएनए अंदर आके न्यूक्लियस एंजाइम बनाता है और ये न्यूक्लियस एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए को फ्रेगमेंट्स में काट देता है।
तो बैक्टीरिया का डीएनए जो है वो ख़त्म हो जाता है। फाज का डीएनए अपने आप को जो है वो मल्टीप्लाई करता है, अपनी कॉपीज़ बनाता है, इसके आसपास फिर प्रोटीन कवर बन जाता है, नए वायरसेस बन जाते हैं, फिर बैक्टीरिया की वॉल ब्रेक हो जाती है और ये वायरसेस जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। मतलब जब बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया को अटैक करता है तो जो बैक्टीरिया है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पढ़ रहे थे। हमने ये स्टडी किया कि ये एंजाइम बैक्टीरिया के सेल्फ डिफेंस के लिए होता है। जब बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफाज अटैक करता है एंड बैक्टीरियोफाज का डीएनए जब बैक्टीरिया में एंटर होता है तो बैक्टीरिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बनाता है और ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम फाज डीएनए को कट कर देता है, तो बैक्टीरिया में लाइसिस नहीं होता। अब ये कंपटीशन है, अगर फाज का डीएनए पहले न्यूक्लियस बना गया तो बैक्टीरिया का डीएनए कट हो गया। अगर बैक्टीरिया ने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बनाया तो वो फाज के डीएनए को कट कर देगा। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो बैक्टीरिया को फाजिस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि जैसे ही फाज का डीएनए बैक्टीरिया में एंटर होगा उस समय बैक्टीरिया जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाता है और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फाज के डीएनए को कट कर देता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने पढ़ा एक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और उस सीक्वेंस को कट करता है। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि बैक्टीरिया जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को फॉर्म करता है वो एंजाइम जिस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है वो सीक्वेंस बैक्टीरिया के अपने डीएनए में भी प्रेजेंट होते हैं। तो वो एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए को भी कट कर सकता है, इसलिए साइमल्टेनियसली एक और एंजाइम बैक्टीरिया में बनता है विच इज नोन एज मॉडिफिकेशन एंजाइम, और ये मॉडिफिकेशन एंजाइम बैक्टीरिया के उस सीक्वेंस पर जो कट हो सकता है वहां पे मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है। तो बैक्टीरिया का डीएनए मॉडिफाई हो जाता है और बैक्टीरिया के डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और वो उसको कट नहीं कर पाता। तो जिस समय बैक्टीरियोफाज का अटैक होता है बैक्टीरिया पर, बैक्टीरिया में दो तरह के एंजाइम बनते हैं, वन इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड वन इज मॉडिफिकेशन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो फाज डीएनए की मल्टीप्लिकेशन को रोकता है, नए फाजेस नहीं बनते। मॉडिफिकेशन एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए में मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है ताकि बैक्टीरिया का डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट ना हो पाए। इस सिस्टम को हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। सो बैक्टीरिया में एक सिस्टम ऑपरेट करता है विच इज नोन एज रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। इस सिस्टम में दो कंपोनेंट हैं, वन इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड सेकेंड इज मॉडिफिकेशन एंजाइम, जिसके बारे में हमने स्टडी किया। Why a restriction endonuclease is known as a restriction enzyme? Because this enzyme restricts multiplication of phage DNA. Therefore, it is known as restriction enzyme. So, why enzyme is known as restriction enzyme? Because it restricts multiplication of phage DNA in bacteria. तो हमने ये कुछ एक पॉइंट्स को स्टडी किया एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है उसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो जो हमने अभी पढ़ा भी EcoR1 इट इज़ वन टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो लिखा जाता है उसमें हर लेटर किसी ना किसी चीज़ को इंडिकेट करता है। तो नेम में फर्स्ट लेटर जीनस को इंडिकेट करता है, नेक्स्ट टू लेटर्स जो हैं स्पीशीज को इंडिकेट करती हैं, थर्ड लेटर जो है वो स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है एंड जो नंबर है रोमन नंबर जो है
ये इंडिकेट करता है आइसोलेशन के ऑर्डर को। आपने पढ़ा कि ये एंजाइम्स बैक्टीरिया के अंदर बनते हैं। तो मान लो ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई में जो है वो बड़े सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स बनते हैं, बहुत टाइप के बनते हैं। तो मैंने इस एंजाइम को बाहर निकाला, तो इस एंजाइम का नाम आ गया ई को आर, क्योंकि ये ई कोलाई है, इसका स्ट्रेन आर है। इस एंजाइम को मैंने सबसे पहले आइसोलेट किया, तो ये होगा ई को आर1। उसके बाद ये वाला एंजाइम आइसोलेट हुआ, इसका नाम हो जाएगा ई को आर2। ये थर्ड नंबर पे आइसोलेट हुआ, इसका नाम हो जाएगा ई को आर3। सो ये जो रोमन नंबर है, it indicate order of isolation of enzyme from bacteria. So मान लो E. coli में different types of restriction enzymes are there. तो साइंटिस्ट ने जिसको सबसे पहले आइसोलेट किया होगा उसको क्या नाम दे दिया गया, E को R1। एंड जो सेकेंड नंबर पे आइसोलेट हुआ होगा उसको क्या नाम दिया गया, E को R2। सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नेम में फर्स्ट लेटर इंडिकेट्स जीनस, नेक्स्ट टू लेटर्स इंडिकेट स्पीशीज, थर्ड लेटर इंडिकेट्स स्ट्रेन, and Roman number indicates order in which enzyme is isolated from bacteria. हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में स्टडी किया कि ये जो एंजाइम है ये डीएनए में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके सीक्वेंस को कट करता है। इस सीक्वेंस को पैलिंड्रोम सीक्वेंस बोला जाता है। पैलिंड्रोम सीक्वेंस में दोनों स्ट्रैंड का सीक्वेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम होता है। ये एंजाइम सिर्फ बैक्टीरिया में फॉर्म होते हैं और ये बैक्टीरिया के सेल्फ डिफेंस के लिए बैक्टीरिया में बनते हैं। आपने स्टडी किया कि जब बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया को अटैक करता है, फाज का डीएनए बैक्टीरिया में एंटर होता है, उस समय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फाज के डीएनए को कट करता है एंड बैक्टीरिया को जो है वो लाइसिस से प्रोटेक्ट करता है। एंड साइमल्टेनियसली मॉडिफिकेशन एंजाइम बनता है बैक्टीरिया में, जो बैक्टीरिया के डीएनए को कटिंग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड सो बैक्टीरिया के अंदर रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन एक सिस्टम ऑपरेट कर रहा है जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड वन इज मॉडिफिकेशन एंजाइम। तो जब भी हम एंजाइम को नेम देते हैं तो उसका एक डेफिनेट दैट इज सीक्वेंस है और उसमें हर लेटर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो जैसे हमने स्टडी किया, ये जीनस है, स्पीशीज है, देन स्ट्रेन है, ये ऑर्डर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड 900 से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स आइसोलेट हो चुके हैं फ्रॉम मोर देन 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। आपके सिलेबस में सम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के एग्जाम्पल्स हैं, वो कौन से सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और जो है वो किस तरह के एंड्स को फॉर्म करते हैं, ये पार्ट हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सो पहले हम एंजाइम का इतना पार्ट जो है उसको नोट करते हैं। सो पहला पॉइंट लिखो इसमें, दिस एंजाइम recognize a definite sequence in DNA, recognize definite sequence in DNA and cut the sequence at specific place Next line में, the sequence recognized by this enzyme is palindrome sequence
ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है पैलिंड्रोम सीक्वेंस, सर्कल करो पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम सीक्वेंस, पैलिंड्रोम सीक्वेंस। नेक्स्ट लाइन में इन पैलिंड्रोम कॉमा sequence of both the strands, sequence in both the strands is same, sequence in both the strands is same but in opposite direction, sequence in both the strands is same but in opposite direction। अगली लाइन में फॉर एग्जाम्पल, इसको नोट करो जो मैंने सीक्वेंस लिखा हुआ है। एक स्टैंड पर GAATTC एंड उसका रिवर्स है GAATTC। सो मान लो ये वाला स्ट्रैंड 5 to 3 है और नीचे वाला 3 to 5 है, तो ये दो स्ट्रैंड्स हो गए। नेक्स्ट लाइन में लिखो टाइप 2 restriction endonuclease, type 2 restriction endonuclease cut double stranded DNA, cut double stranded DNA because it recognizes palindrome, cut double stranded DNA because it recognizes palindrome, it recognizes palindrome। एक लाइन छोड़ के लिखो these enzymes are formed in bacteria, these enzymes are formed in bacteria for their self defense। लाइन को अंडरलाइन करो these enzymes are formed in bacteria for their self defense। नेक्स्ट लाइन में restriction modification system, restriction modification system, सर्कल करो restriction modification system is present in bacteria, restriction modification system is present in bacteria which consists of two components, which consists of two components, circle two components। अगली लाइन में नंबर 1 restriction endonuclease, नंबर 1 restriction endonuclease, नंबर 2 modification enzyme, नंबर 2 modification enzyme, modification enzyme। दोनों को अंडरलाइन कर लो। पहला कंपोनेंट है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेकेंड कंपोनेंट है मॉडिफिकेशन एंजाइम। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं। अब आप दो लाइन छोड़ो, उसके बाद लिखो when bacteriophage attacks bacteria, when bacteriophage attacks bacteria, comma phage DNA enters in bacteria, phage DNA enters in bacteria। Bacteria forms a restriction endonuclease,
bacteria forms a restriction endonuclease which cut phage DNA, and protect bacteria from lysis LYSIS, protect bacteria from lysis. अगली लाइन में restriction endonuclease restrict multiplication of phage DNA, therefore it is known as a restriction enzyme. आप इस रीजन को सर्कल करो. Restriction endonuclease restrict multiplication of phage DNA, therefore it is known as a restriction enzyme. ये जो रीजन आपने लिखा है इसको सर्कल करो. अब आप एक लाइन छोड़ो, उसके बाद लिखो. Simultaneously modification enzyme is also formed in bacteria. This enzyme add methyl group, underline, add methyl group to DNA and therefore prevents bacterial DNA from cutting by restriction enzyme. दो लाइन छोड़ो, उसके बाद लिखो. In name of a restriction enzyme, for example, अगली लाइन में लिखो, for example, EcoR1, next line में first letter indicates genus, next line, next two letters indicate species, next line में, third line में next letter indicates strain, fourth line में Roman number indicates the order, in which
in which enzyme was isolated from bacteria, in which enzyme was isolated from bacteria. तो नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के जो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं।